बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। कासिम के अब्बू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें चेयरमैनशिप से जो हटाने की खबरें आ रही थी उसकी बाकायदा तौर पर तरदीद भी आ गई है। साबिक वज़ीर आज़म को क्लास सी का चक्की वाला अंधेरा कमरा दिया गया है। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी हम तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही आम मामला वो है पैमरा तरमीमी बिल के हवाले से जो वापस ले लिया गया। सवाल यह कि हुकूमती उजारादारी को वर्कर्स की तनख्वाहों से मशरूत करने का जो हुकूमती फैसला था, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या बरामद हो सकते थे, क्या हुकूमती गेम प्लान था जो एक्सपोज हो गया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश है, मगर निगरान वजीर आजम के हवाले से अगर बात करें तो नामों की भरमार लगी हुई है। ये कुर्रा किसके नाम पर निकल सकता है, ये भी आपके साथ शेयर होगी। और 48 घंटे पर मुश्तमिल हुकूमत कानून बनाने में कमाल फुर्ती का मुजाहरा आखिर क्यों कर रही है, ये भी इसकी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहूँ, कुछ लोग इस पर भी एतराज करते हैं, कासिम के अब्बू कह लेती हूँ, उनको अरेस्ट कर लिया गया मगर साबिक वजीर आजम को जैसे हालात के अंदर रखा गया है, क्या वो जेब देता है? जी, ये प्लान तो यही था। वो जो आपने पूरी तफसील नहीं बताई, जो उनके वकील साहब मिल के आए, पहले तो उनको एक दिन बताया गया कि वो मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जब मिलने की इजाज़त दी गई तो उनकी एहलिया को नहीं मिलने दिया गया। और वकील साहब के मुताबिक आपने मुख्तसर बताया है कि वो एक बड़ा डार्क स्मॉल सी क्लास चक्की वाला है और उसके अंदर वॉशरूम ओपन एयर में है और वहाँ पे कोई नहाने का कोई इंतज़ाम नहीं है और मक्खियाँ हैं, कीड़े हैं। और मगर उनका हौसला बुलंद है, वो कह रहे हैं कि मुझे डी क्लास में भी रखा जाए तो मैं रह लूँगा। ये उनके वकील साहब का बयान है। तो वो ये तो ओपनली कहा जाता रहा है कि हम भी तुम्हें रुलाएंगे, तुमने हमें क्या रुलाना, हम भी तुम्हें रुलाएंगे। तो उनके रुलाने का ये जो 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 निज़ाम बनाया जा रहा है वो काफ़ी अर्से से बनाया जा रहा है, ये आज का नहीं है। इंतकाम में मुकाफाते अमल है भाई, ये डिपेंड करता है। पाकिस्तान में इतनी पार्टीजन सियासत हो गई भी है तो ये देखता है कि इस दूरबीन से आप देख रहे हैं। एक दूरबीन से देखें बिलावल साहब जिस तरह उनके लिए मुकाफात अमल है, और उनके वर्कर से पूछ लें, पीटीआई वालों से पूछ लें तो वो इंतकाम कहेंगे। मगर इंतकाम बिल्कुल है, ये हमारे जैसे लोग भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एक आउट ऑफ द वे जाके एक किया जा रहा है। और उसमें उनकी सारी गिरफ्तारी का मैं हमेशा से ये कह रहा था कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। जब 170 मुकदमात हों तो किसी वक्त भी किसी चीज़ में भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये फैसला करना था उन्होंने कि इसके मुज़मरात क्या होंगे, आया ये एक रिस्क था, गैम्बल था कि लोगों का रिएक्शन चेक करना था, तो उन्होंने रिएक्शन चेक कर लिया। हाँ, ये है कि इतने भोंडे से तरीके से करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई हर्ज नहीं था कि अदालती तकाज़े पूरे कर दिए जाते, उनके गवाहान को सुन लिया जाता, उनको एक प्रॉपरली एक प्रोसीजर होता और जज साहब एकदम सुनाने के बाद अगले दिन की उनकी टिकट भी बुक थी, उनको स्कॉलरशिप भी रेडी था और वो एकदम लंदन भी चले जाते हैं। और इत्तफाकन जो 4 लंदन में जज गए हैं उनमें वो जज ज़ेबा साहबा भी हैं, ज़ेबा चौधरी साहबा भी हैं कि जिनकी ठीक है इन्होंने शान में गुस्ताखी तो ज़रूर की थी मगर उनके उस फैसले पर सवालात अभी भी हैं। वो बड़े बड़े जजेस और कानूनदानों से पूछा, उन्होंने कहा जो फैसला दिया था उसके वो काफ़ी क्वेश्चनेबल था। मगर बहरहाल उनको भी इत्तफाकन जो है भेजा किस लिए, वो कोर्स है रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ के मतलब वो ट्रेनिंग लेने के गए हैं लंदन में ये वाला फैसला करने के बाद। अब क्या है कि दोनों तरफ से एक बयानात, वो तो जो जज साहब ने कहा है उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने अपने जो रिटर्न्स थे जो फाइल करने थे इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये मेरे सासे हैं, तो 2020 में इन्होंने तोशा खाने के जो तोहफे हैं उसका जिक्र नहीं किया। उनके वकीलों का ये कहना है कि इन्होंने एक तो हमें हमारे जो गवाहान थे वो पेश नहीं होने दिए, दूसरा ये था कि ख्वाजा आसिफ के केस के अंदर भी उन्होंने 1 साल में अपने नहीं लिख पाए थे मगर उनके टैक्स रिटर्न में था, अगले साल उन्होंने उसको कर दिया था। उन्होंने कहा जी ये एक इनएडवर्टेंट, एक अगर आपसे ना चाहते हुए गलती हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होती।
उनका भी ये था कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में, ये पीटीआई के वकील का कहना है कि टैक्स रिटर्न्स में, पर मेरा ख्याल है कि इसका ये बड़ी आसानी से जितना नज़र आता है, जो हमारा तजर्बा कहता है, ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस केस। ये एक फीलर चेक हो गया कि वो जो कहा जा रहा था कि क़यामत आ जाएगी, वो क़यामत नहीं। बहरहाल वो कवानीन का और वो जो सख्त किस्म के जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ था लोगों को गिरफ़्तार करने का, गायब करने का, मारने का, पीटने का, उसने फाइनली इट हैज़ वर्कड। उसकी वजह से लोग उतने नहीं निकले, जो निकले हैं चंद भी, उनके भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो वो फिलर चेक हो गया है। अब जो है ये अब देखना है, ये भी पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि उनको कितने अरसे तक रखना है। उनको एक से अगर वो छुट गए तो दूसरे में पकड़ना है, तीसरे में पकड़ना है। 170 मुकदमात है, 170 मुकदमात में जब तक कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कहीं नहीं होगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। पर मज़ीद सवाल है कि जब अगर इलेक्शन का एक तो सवाल है, उस पर ज़्यादा बहस करेंगे, वो होगा नहीं होगा, मगर क्या अगर जब होगा तो उनको, उनके सेकंड टियर को, उनकी पार्टी को किस तरीके से उसके अंदर क्या शमूलियत करने दी गई, इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, किन हालात में लड़ने दिया जाएगा। तो ये वाले सवालात हैं। और कितने किस किस केस में कितनी कितनी जेल की जाएगी, ना इसमें नाअहली की है और साथ में उन्होंने कैद किया है। ख्वाजा आसिफ साहब को नाअहली भी ना हुई थी, ना ही कैद दी गई थी, इसमें फौरी तौर पे उन्होंने कैद भी कर दिया है। तो ये बहरहाल इसके अंदर जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बेल होने का इम्कान है। बिल्कुल, ऐसे 10 अगस्त को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गया है आमिर साहब, लेकिन कभी इम्कान है, वो कह रहे हैं कम से कम 3 साल की कैद है, इसमें तो अपील का फैसला आने में इतना वक्त लग जाता है, तो सजा मुअत्तल हो जाएगी, जो अभी लीगल टीम उनकी कह रही है, दूसरे कानूनी लोग। मगर ये मैंने कहा ना, ये भी फैसला देखना है कि उनका ये सियासी फैसला है। इसके फिलहाल ये कानूनी बहस जो हम करते रहते हैं कि जी तोशाखाना में ये है, ये कानून करते हैं, हमने बता दिया लोगों के इंटरेस्ट के लिए, मगर ये गिरफ्तारियां करना और छोड़ना, ये अब सब सियासी फैसले हो रहे हैं और जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। निज़ाम मौजूद है और बिल्कुल जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है पाकिस्तान का, अदालती निज़ाम, इंतज़ामी निज़ाम, वो बैठ चुका हुआ है। उसके अंदर अब एक मादर पिदर आज़ाद है। ये कवानीन में जितनी मर्जी तरमीम, ये भी उसकी भी तफसील बताएंगे, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, इसके बगैर ही जो है सब कुछ ही चल रहा है। हाँ, अब ये है कि इसके बाद कानूनी इजाज़त मिल जाएगी तो इसमें से पकड़े हुए लोगों को अभी फिर भी कोई ह्यूमन राइट्स वाले, इंसानी हकूक़ वाले और इंटरनेशनल बॉडीज़, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन वगैरह, वो कानून की वजह से शोर मचा लेती हैं। जब कानून आ जाएगा फिर वो अदालतों के पास भी गुंजाइश नहीं रहती। तो ये अभी ये कोई इसमें हैरानी की बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने इलेक्शन के हवाले से भी आबिर साहब बात की, इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, किन हालात में होंगे, ये एक पूरा कैनवस है, वो तो आप बताएंगे। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या जो बचा कुचा हिस्सा रह गया है तहरीक इंसाफ का, उन लोगों को शमूलियत करने दी जाएगी या नहीं, ये भी लोग एक सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि ये हम भी कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि इलेक्शन ही होने पे ऊपर बड़ा ख़तरा है। ये अभी हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। मगर ये है कि जो ये CCI का जो फैसला आया, ओपनली ये कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है जी जनाब ये कि ये उसके पहले तो देखें ना, निगरान CCI का मीटिंग होना ही एक बड़ा क्वेश्चनेबल है कि उसके अंदर जो निगरान वज़ीर आला होता है उसकी वो हैसियत या वो कानूनी उसकी जो है उसका इख्तियार नहीं होता कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर करे। तो ये इनकम्प्लीट हाउस था, CCI की मीटिंग हो नहीं सकती, मगर बार उन्होंने कर दी। करने के बाद अब ये आगे सवाल आ गया है कि आया उसके अंदर वो कुछ कह रहे हैं जी कि कम से कम 4 महीने लगेंगे अगर वो हल्का बंदियाँ नहीं करते हैं, और अगर उसके बाद क्योंकि डी लिस्टिंग करनी है, नई वोटर लिस्टें बनेंगी तो वो 6 माह भी लग सकते हैं। फिर ये बहस है कि क्या इसके ऊपर ये आईनी तरमीम के जरिए, क्योंकि अगर सीटें बढ़ानी हैं तो आज़म तारिक साहब तो कह रहे हैं कि इसके लिए आईनी तरमीमी ज़रूर नहीं है। पर ज़्यादातर जो वकला हज़रात है वो कह रहे हैं कि जनाब जब आइन के अंदर सीटें लिखी हुई हैं 342 हैं, उसकी जगह पे अगर आप ये नई हल्का बंदियों की बनिस्बत की वजह से अगर आप बढ़ाते हैं सीटें तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये एक बार अल्टीमेटली जाके अदालतों में फ़ैसला होना है। पर क्या करें, अदालतें जिस तरह 1 साल से बैठी हुई हैं, असल तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। बक स्टॉप्स एट दी
कोर्ट्स और कोर्ट्स फैसले नहीं कर पा रही, उसकी वजह से ये सारी गैर यकीनी यहाँ पर हम इस मकमसों में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से है। पर मैं ये ज़रूर आपकी कहने, क्योंकि आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले बिलावल की तकरीर से मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ आमिर साहब, उन्होंने जाते जाते बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। जी जी बिल्कुल, उन्होंने सिस्टम के मुंह पे तमाचा मारा है। सिस्टम के मुंह पे तो कोई तमाचा नहीं बना मारा है, बिल्कुल तकरीर भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं वो आप, मगर वो ये सिस्टम जो है ये वो ही बना के गए हैं। दो चीज़ें आप बड़ी जिससे इम्प्रेस हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये जो मरियम और मैं, हम जैसे नौजवान जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे जो वालिद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और राशिद जरदारी साहब, ये जिस किस्म का निज़ाम ये लोग ये जनरेशन छोड़ के गई थी, मुझे और मरियम बीबी को अगले 30 साल ये भुगतना पड़ेगा। तो आप इससे बड़ी इम्प्रेस थी कि जी वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात, वाकई बड़ी अच्छी बात है। पर मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह अब सितंबर में 35 साल के हो जाएंगे, वज़ीर ख़ारजा हैं और ये एक कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर में। अगर 35 साल में ये अपने अब्बू को ये नहीं कह सकते कि डैडी ये मुझे अपनी पार्टी खुद चलाने दें और ये जो तमाचे हैं सिस्टम के ऊपर ये आप ना मारें, ये जाते हुए ये जो कवानीन पास करके गए हैं पिछले, ये जो बाकी पिछली बातें छोड़ दें कि ये जो मार धाड़ ये जो चल रही है सारी, ये जिस तरीके से लोग पकड़े जा रहे हैं पंजाब के अंदर, जिस तरीके से लोटे बना के ख़रीदे गए, सिंध हाउस के अंदर जिस तरीके से लोटे बिठाए गए, वो सारा भी माजी छोड़ दें। ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये जो कवानीन है, ये शुक्र है कुछ जो है सिविल सोसाइटी के और पार्लियामेंट के अंदर कुछ जो है बाइज़्ज़त लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे और मीडिया के अंदर शोर मचाने की वजह से अभी तक कम से कम जो है जो पर्सनल डेटा का जो एक्ट है, बिल था, वो उसका काबीना से पास हुआ था, मगर वो अभी बताया जा रहा नहीं हुआ। कल को कर दें तो कोई पता नहीं। इस तरह ई सेफ्टी का बिल था, वो अभी तक शुक्र है नहीं हुआ। पीका एक्ट के अंदर वो पहले ही बड़ा खौफनाक है और ये अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का तोहफा है। इस वक्त हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। और सेनेटर मुश्ताक साहब भी गालिबन हमारे साथ मौजूद है। सर आपको भी वेलकम करेंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैं कवानीन जिनकी मैं तफसीलात पढ़ रहा था कि पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे ये 2 जो सेनेटर हजरात हैं, ये इन्होंने थ्रू आउट जो है इन तमाम जो इसके अंदर कवानीन हैं जो कि आइन के बिल्कुल मुतसादम नज़र आते हैं और जिनके अंदर इंसानी हकूक़ की कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया, सेनेटर मुश्ताक साहब और मुर्तज़ा साहब, इन्होंने सेनेटर साहब ने दोनों ने भरपूर किस्म की इसकी मज़ामत की है। ख़ास तौर पे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अंदर 2-1 तब्दीलियाँ कर दी हैं, उसके बारे में भी हमें वैसे तौहीने पार्लियामेंट जो बिल है उस पर भी वो भी खैर मंजूर हो गया है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब, मैं आपसे, क्योंकि आज आपने थ्रू आउट आज भी और 2-3 दिन से आप कंसिस्टेंटली इन तमाम बिलों की कर रहे हैं कि जो ओवरऑल एक जो यहाँ पे सिनारियो बन रहा है कि ये पहले इंसदाद दहशत गर्दी का एक बिल लाए, शुक्र है सेनेट ने मनसूख कर दिया, फिर उसके बाद ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कुछ तरामीम कर दी और ये पैमरा पे भी तफसीलन बाद में बात करेंगे। ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है उसके बाद तो जिस तरह का 1973 में आइन है या हमें जमहूरियत जिस तरह का समझते थे होनी चाहिए, आपको नज़र आता है कि उस तरह की रह गई है? बहुत शुक्रिया जी। असल में गुज़िश्ता 1 महीने से जिस तरह की कानून साजी हो रही है तो ये तो बहुत मायूस कुन है और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 माह की कानून साजी से ये तासुर दिया है कि ये पार्लियामेंट रबर स्टैम्प है, ये अंगूठा छाप है और इसको ये लोग जो हैं एक कठपुतलियों की तरह डील कर रहे हैं। और ये जो कानून साजी हुई है जिस पे खुद हुकूमत की खवास बाख्तगियाँ बिल्कुल वाज़े है, तो इससे पीडीएम मौजूदा मखलूद हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुंह पर चेहरे पर खालक मल दी है।
आप देखें कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल जो है वो आया और मैंने इसकी भरपूर मुखालफत की और इसके खिलाफ जो है एक आगाही और एक बेदारी पैदा की और वो भरपूर एहतजाज के ऊपर जो है वो चेयरमैन सेनेट ने अपनी खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ड्रॉप किया। आज वजीर कानून ने उसको वापस लिया कल, और उन्होंने ये कहा कि ये बिल गलती से इंट्रोड्यूस हुआ था, और अगर फर्ज करें ये गलती से इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये अगर पास हो जाता तो क्या होता। अगर हम एहतजाज न करते, हम चीखते चिल्लाते ना, हम रोकने की कोशिश न करते, ये पास हो जाता, आज ये कानून बन चुका होता। तो ये बिल्कुल एक उज़्र लंघ है और ये अपनी वो हवास बाख्तगी की छुपाने की नाकाम कोशिश है कि ये गलती से हुआ है या ये हमारा बिल नहीं था, पीटीआई का था और ये तो हमने पढ़े बगैर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। और आप देखें एंटी नारकोटिक्स एक्ट में इन्होंने नारकोटिक्स की ट्रांसपोर्ट, पोजीशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सजाए मौत खत्म कर दी। हालांकि खुद वजीर कानून ने मेरे जवाब में ये कहा कि एक बंदे को भी सजाए मौत अभी तक नहीं हुई। इन्होंने आर्मी एक्ट को जिस तरह पास किया, इन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, देखें उसमें तकरीबन मेरे 1 दर्जन तरामीम थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इन्होंने कुछ ड्रैकोनियन मैं उसमें इस पे स्पेसिफिक आपसे कर देता हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये जो 2 चीज़ें ख़त्म कर दी हैं कि इंटेलिजेंस इदारे आईबी समेत जो है बगैर वारंट किसी वक्त भी किसी को भी किसी मुकाम से तलाशी ले सकते थे, वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकते थे। तो और दूसरा ये कि जो अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पे भी जो जराइम हो गए उसको बराबर कर दिया था इरादी के। तो वो कह रहे हैं कि ये निकलने के बाद ये इसके अंदर कोई दांत नहीं रह गए, ये बड़ा एक डोसाइल सा बिल बन जाता है। आपका क्या ख्याल है? ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। देखें, इन्होंने कुछ वो शिकें जिसको पहले ही समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने नल इनवाइट करार देना था, वो खत्म कर दी। लेकिन इसमें अब भी बहुत खतरनाक चीजें हैं। मसलन इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की तारीख में अनरिटन को भी, अनरिटन तो सादा कागज है, इन्होंने वहां पे लिखा है एटसेट्रा। अब कानून में क्या ये और वगैरह वगैरह, तो वगैरह वगैरह में तो सारी चीजें, कानून में वगैरह वगैरह का लफ्ज होता ही नहीं है, कानून ब्लैक एंड व्हाइट में है। इन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग को भी प्रोहिबिटेड एरिया में, इन्होंने अपने हॉस्पिटल और तालीमी इदारों को भी प्रोहिबिटेड एरिया में, इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स, मैंने उठ के कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स तो कंपनी भी है, नॉन स्टेट एक्टर्स तो सोशल तंजीम भी है, नॉन स्टेट एक्टर्स तो सियासी तंजीम भी है, नॉन स्टेट एक्टर तो एनजीओ और फराही इदारा भी है। मैंने उनसे कहा इसको आम नॉन स्टेट एक्टर्स कर ले, आम नॉन स्टेट एक्टर्स, तो नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसमें शामिल है। इन्होंने वहां पे लिखा है कि जो पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को खराब करने की कोशिश करे तो वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आएगा। जी सेनेटर साहब, हमें सेनेटर कामरान मुर्जा ने भी ज्वाइन किया है और ये भी जो इस तरह के तमाम जो इंसानी हकूक़ के मुतसादम बिल नज़र आते हैं उन पे पार्टीजन हुए बग़ैर अपने ख्यालात का इजहार किया हुआ है। सेनेटर साहब, मुर्जा साहब, ये बताइएगा आप ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मतलब आपके क्या ख्याल हैं? क्योंकि लोगों का आम तासुर ये है कि शायद पीटीआई स्पेसिफिक है, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और केपी के अंदर भी बेताशा लोग हैं, वो समझते हैं कि वो भी इसका निशाना बनेंगे। देखिए, पीटीआई से तो इसका ताल्लुक ही, पीटीआई में ये पीटीआई गलत एप्लीकेंट कर रही है। इनफैक्ट जो है इसका निशाना अगर कोई बनेगा तो बलूचिस्तान के लोग बनेंगे। इनफैक्ट अगर कोई लोग इसका निशाना बनेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में बनेंगे। और हम भी ज़ाहिर इंसान है, हम तो पहले हमारा ग्रीवेंस ये है कि ना आप दस्तूर को हम पे लागू करते हैं, ना किसी कानून को हम पे लागू करते हैं। और अब फिर ये जो अगर किसी कानून अगर आपने बनाया ही है तो उसमें जो ना इस तरह की जो ना इख्तियारात अगर आप दे देते हैं तो ये तो हम तो चलो आप समझ लें कि हम तो बगैर आइन के, बगैर कानून के उसमें सब्जेक्ट हैं, पाकिस्तान के ऐसे शहरी हैं। मगर ये तो कल फिर आपकी तरफ ना आ जाए, तो ये इस पे इनको पॉइंट आउट करके हमने कहा कि ये जो दोनों तरफ की 2 रोएं हैं, 2 अगली कतारें हैं हमारे,
जिसमें जो ना एलीट है हमारे सेनेट की, तो कल इनकी तरफ ना ये मामला आ जाएंगे इस तरह से। इसमें सेनेटर साहब वो कह रहे हैं 2 चीजें उन्होंने हटा दी हैं, अभी आपके ख्याल में जो रह गई हैं उनमें सबसे खतरनाक कौन सी शिकें हैं? बात यह कि उनका जो ये आर्गुमेंट है मेरे भाई का, मेरे दोस्त का, आगम तारड़ साहब का, कि उन्होंने बगैर दांतों के कर दिया, तो बगैर दांतों के करने की कोई जरूरत आपको समझ में आती है कि ऐसी नुमाइश में तो नहीं रखना उस खोपड़ी को? तो वो सारे का सारा ऑलमोस्ट उसी तरह से है। ये ऐसा इसका गलत इस्तेमाल होगा कि आप और हम सारे जो है इसके ऊपर कानों को आग लगाएंगे। जहाँ पे जिस एजेंसी का दिल करेगा वहाँ इंटर हो जाएगी और कानून की आड़ में। पहले तो कम से कम उनको ये डर हुआ करता था कि ये कोई कानून कोई इनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। अब हमने कानून की जो है उनको सहूलत भी मैसर कर दी। किसी की गाड़ी में घुसेंगे, किसी की घर में घुसेंगे और वो उसके लिए जो मर्जी उसमें ले लें। डॉक्यूमेंट की उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब जो है ना डेफिनेशन की है, या बाकी चीजों की ऐसी अजीबोगरीब डेफिनेशन की है जिसमें किसी को भी उसके दायराकार में लाके वो उसके इस्तेमाल करने और उसके बाद कहें कि ये जी हमारा। मैं सेनेटर साहब, क्योंकि आप बड़े सीनियर वकील भी हैं, तो मैं क्विकली आपसे ये जो सीसीआई है इसके ऊपर बड़े सवालात हो रहे हैं। एक तरफ वो उनकी तरफ से ये आ रहा है कि जी नहीं, हम 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये मरीम औरंगजेब साहबा ने भी कराची में फरमाया है। साथ में जो है पहले तो इसकी जो मीटिंग का होना कि 2 निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला को जो है एक इलेक्टेड वज़ीर आला का इख्तियार दे के हो जाना, क्या ये आईनी फेल था? ये मैंने रेज किया था, हाउस में भी रेज हुआ हुआ है और ये बिल्कुल आईनी नहीं है। बात ये है कि ये जो इस वक्त आपको खुद जो है ना असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए एक डेट दे चुके हैं। तो जब आप खुद डेट दे चुके हैं कि 9 के बाद, और अगर डेट ना भी दी होती तो आखिरी 1 हफ्ते के अंदर इस तरह से कोई डिसाइसिव किस्म की जो ना वो एक्शन लेना वो आपके डोमेन में नहीं आता। फिर 2 लोग उसमें बैठे हुए हैं निगरानों की हैसियत से, वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए जो है ना वो निगरान है। ये नहीं है कि इतने बड़े फैसले करें। और फिर उसका जो कुछ उसमें किया है मर्दमशुमारी के हवाले से, उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं और वो इम्प्लीकेशंस जो है ना वो आपको आगे दिनों में नजर आएंगी, जिसमें जो है ना इलेक्शन डिले हो सकते हैं। और जब वो इलेक्शन डिले की तरफ मामला जाएंगे तो फिर जो है ना इसका इल्जाम खाम पे देंगे। जैसे हमारे दोस्त ने दे भी दिया कि जी वो आपके फलां वजीर मौजूद थे। मैं यही कहने वाला था कि वो कह रहे थे कि जी JUI के वहाँ वजीर मौजूद थे। वजीर देखिए ना, अगर फर्ज करें मैं वहाँ मौजूद होता तो मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं अगर मुझे कोई आ जाए कि जी चले आए किसी जगह पे जाते हैं, मैं आपके हाउस में आ जाऊँ और मैं प्रोग्राम में ना हूँ और आपकी नीचे जाके बैठ के कोई चाय पीता रहूँ या कोई और काम करता रहूँ, तो मेरा क्या ताल्लुक है उसमें। और इसके बावजूद जो है वो असद महमूद ने उसको अपोज किया है। मैंने उनसे खुद कंफर्म किया है। अब बाज़ाहिर है जो मेंबर नहीं होगा तो उसकी अपोजिशन तो रिकॉर्ड नहीं होगी। उसने अपोज किया है और उन्होंने तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हमने रेज किए हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट असद महमूद साहब ने रेज किए हैं और उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, न करिए स्टेज पे। और नहीं बस आप दुआ करवाएं। हम ये अगले सेगमेंट में तफसीलन जो है सेनेटर मुश्ताक साहब से कोई दोबारा तकलीफ देंगे। आप क्विकली ये बताएं कि ये जो साथ में इसके लिए जो अगर मर्दमशुमारी नहीं को एक्सेप्ट कर लिया गया है, फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि 4 महीने लग जाएंगे हल्का बंदियों के लिए और वोटर लिस्टों के लिए शायद 6 माह लग जाएं, तो क्या ये जब सीटें बढ़ेंगी तो उसके लिए आईनी तरमीम नहीं चाहिए होगी? आपको आर्टिकल 51 को अमेंड करना होगा। और उससे पहले एक और बात आपको बता दूं, मेरी 64 लाख आबादी कम की है बलूचिस्तान की, तो क्या इसको मैं इसी तरह से डाइजेस्ट कर लूंगा? 64 लाख आबादी का मतलब ये था कि 6, 7, 8 सीटें जो ना मेरी बढ़नी थी, आप मेरी सीटें कम कर रहे हैं एक प्रिलिमिनरी जो आपकी रिपोर्ट थी उससे और बगैर किसी ऑब्जेक्शंस को इनवाइट किए हुए। तो ये किस तरह से होगा? इतने मसाइल पैदा कर दिए गए हैं, वो लंबा हो जाएगा मामला बहुत। मुझे इस पे आगे शक पैदा होने शुरू हो गए मामला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। ब्रेक से वापस आके सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वापस आके 48 घंटे पर मुश्तमिल ये गवर्नमेंट जाते जाते कबाल फुर्ती का मुजाहरा क्यों करिए, कवानीन को लेकर इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मगर आमिर साहब, सेनेटर साहब की तरफ जाने से पहले ये हुकूमत का गेम प्लान था क्या? ये अचानक से आया फिर वापस ले लिया, कौन सी ऐसी वारदात थी जो गवर्नमेंट करने जा रही थी? ये जी वैसे तो ये कोई तकरीबन 5-6 दर्जन जो बिल पिछले चंद दिनों के अंदर किए गए हैं, ये बाकियों को बाकियों का एक फसाड स्मोक स्क्रीन थी। बीच में 5-10 के करीब जो थे वो बड़े लीथल हैं, और लीथल का क्लियरली जो नज़र आता है उसके अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली, उसके अंदर जमहूरी हकूक़ की, आइनी हकूक़ की, हर किस्म की के आगे जो नज़र आ रहा है कि इन कवानीन के बाद कि किसी की मार धाड़ करनी हो, जब पकड़ना हो, जो कि पहले ही किया जा रहा है, और किसी को इलेक्शन में जितवाना हो, हरवाना हो, तो कोई बोल नहीं सकेगा। इन कवानीन के सहारे ये किया जाएगा। और ये पीपल्स PDM की जो जमातें हैं ये समझ रही हैं कि इसके ज़रिए हम PTI को दफन कर लेंगे तो उसके बाद हम आके तब्दील कर लेंगे। ये एहसास नहीं कर रहे। अब बिलावल भुट्टो को कह रही थी वो इससे जान नहीं छुड़ा सकते, मैं उस पर बाद में कहूँगा। मगर मीडिया का ख़ास तौर पे कि क्योंकि मीडिया हमारे में बड़ी कमियां हैं, हम बड़ी चीज़ में अपनी खुद इस्लाह करना चाहते हैं और आज भी करना चाह रहे थे, तो हमारे से रिलेटेड ख़ास तौर पे 2-3 कवानीन बहुत ही खौफनाक थे जो कि रुक गए, कुछ हमने रुकवा दिए। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ई-सेफ्टी बिल भी हमें सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा वो करता था। फिर पीका एक्ट की नई तरमीम ला रहे थे, वो पहले ही बड़ी ख़तरनाक हैं, और ये बाय द वे PTI का तोहफ़ा था, तो वो शुक्र है अभी तक तो कम अज़ कम नहीं उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद इंसार दहशत जो इत्तेहाद पसंदी का बिल था वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो आज पास कर दिया। बिल्कुल। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था पैमरा तरमीमी बिल, और उसके अंदर हमें ये जो है सबसे बात कि डे 1 से उसके अंदर 2-3 बड़ी अच्छी चीज़ें थी। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये वर्कर्स का मसला है कि एक तो ये है कि मैं आज भी अपना जो तारुफ करवाता हूँ, मेरे ट्विटर तारुफ पर भी एज अ रिपोर्टर करवाता हूँ, मैं और हमारे काफ़ी सारे जो एंकर्स हैं उनके वो नॉन रिपोर्टिंग बैकग्राउंड से हुए हैं। हम बड़े फ़खरिया कहते हैं हम आज भी रिपोर्टर हैं, हमने 30-30 साल रिपोर्टिंग की है। सो हमने ये दुख काटे हुए हैं, इसलिए उनका दर्द समझते हैं कि उनको काफ़ी लोगों को, मीडिया वर्कर्स को और सहाफ़ी वर्कर्स को, वो उनको बुनियादी जो सैलरी है जो गवर्नमेंट ने तयावन की हुई है कि मिनिमम सैलरी उससे भी कम मिलती हैं, कई महीनों नहीं मिलते। तो ये इसमें एक बड़ी अच्छी तजवीज़ इन्होंने दी कि जो कि इनका फ़र्ज था देना, पिछली हुकूमतें नहीं देती रही थी, कि ये तनख्वाह पे उसको मशरूत कर दिया इश्तिहारों से, तो उससे वर्कर भी खुश था, हम भी खुश थे। सो हम सबकी मुतफ़क्का उसकी थी कि बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। बट साथ में उसके साथ ये इस तरह की कुछ चीज़ें नत्थी करें जिस पे हमें एतराज़ात थे। वो बातचीत जो हमारे कुछ लोगों से वो करते रहे, उनका ये ख्याल था कि हमें इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है, हम इनकी तशरीह जो है हमारे से गुफ्तगू की डिफरेंट है, तो वो हमने पेश की। इन्होंने परसों जो है मरियम औरंगज़ेब का, मैं समझता हूँ मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता भी हूँ, मगर उनका इसमें जो इस बिल को जिस तरीके से उन्होंने इसको पोलिटिसाइज करके माइलेज लेने की कोशिश की है, वो कोई इतना मुस्बत किरदार नहीं था। उनकी इज़्ज़त मेरी नज़रों में थोड़ी सी कम हुई है। वो इसलिए कि उन्होंने परसों जो है ये सेंटर साहब से भी, ये परसों भी मौजूद थे, आज भी मौजूद थे, बिल्कुल ये हमारे साथ हैं। मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ कि इन्होंने शुरू किया जो ये हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए कर रहे हैं। अच्छा। हमने इनको कहा जी हम आपको बिल्कुल, इन्होंने कहा जी आप अपनी तरमीमें दें, और हमने पहले इनसे कहा उजलत में आप कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर इसको आपने बहस नहीं करवाया, सेनेट में भी बड़ा अच्छा है, सेनेटर्स ने इसको कमेटी में भेज दिया है। इन्होंने कहा जी आप हमें अपनी तरमीमें मुतबादल दें। हम तरमीमें बना के लेके गए कि जिसके अंदर बुनियादी ये थी कि पैमरा की जो अंदर जो पैमरा फ़रोग के लिए आज़ादी इज़हार के, उस पर गवर्नमेंट ने एक अपने कंट्रोलिंग टूल बना लिया है। तो ये पार्लियामान को इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का, इसके कंप्लेंट कमीशन का आप इख्तियार दे दें, तो ये वैसे भी कानून
कानूनन भी मीडिया कमीशन एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, एक कानूनी रिक्वायरमेंट भी है, मगर आज उन्होंने ये जो है एकदम से सारा बिल ही रद्द कर दिया। और सब वहाँ जितने भी लोग थे कमेटी रूम में बैठे हुए, वो मुश्ताक साहब से मैं अभी पूछता हूँ, तो वो सभी ने कहा, रिक्वेस्ट की, बल्कि बाकायदा तरला किया गया कि आप ये जो मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों वाली चीज़ें हैं, जो उसकी मुस्बत चीज़ें हैं, उसको पेश करें। क्या जी नहीं, हमने वो गुस्से में आ गए कि नहीं, हम सारा बिल ही वापस करते हैं। तो सेनेटर साहब, आप दोनों दिन क्योंकि मौजूद थे और आपने हमारा बड़ा साथ दिया, ज़रा आप बताएं कि जो आपने, क्योंकि आप सेनेट के अंदर भी थे और बाकी बहस के अंदर भी शामिल रहे, आपको उनका एजेंडा क्या नज़र आता है कि ये सारा मामला क्यों किया गया ऐसे? देखिए, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे 2 जुमले कह के फिर मैं इस पे आता हूँ। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक तो पहली मर्तबा आईएसआई को एजेंसियों के साथ शामिल कर दिया, पहले सिर्फ आई भी थी, अब आईएसआई को भी डाल दिया गया है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में वारंट के साथ जो है वो गिरफ्तारियों का, तलाशी लेने का, यूज ऑफ फोर्स का, उसका बाकायदा इख्तियार अब भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये बहरहाल उसके ऊपर थी। अब ये वाला बिल है, पिमरा वाला, देखिए अगर आपको याद हो तो जब ये इंट्रोड्यूस हो गया तो उस दिन मेरे पास हाउस में मरियम औरंगजेब साहिबा, वफाकी वजीर साहिबा आई और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुश्ताक साहब, आज ये पिमरा जो कौमी असम्बली से पास हो चुका है, सेनेट में आ चुका है, तो इस पे आप हमारे साथ ताउन करें और इसको पास करने दें। मैंने उनसे कहा कि नहीं, इसके ऊपर मेरी बहुत शदीद रिजर्वेशंस हैं, मैं कुछ सवालात उठाऊंगा, निकात उठाऊंगा, आप उसका जवाब दें फ्लोर पे, और अगर मैं मुतमईन हो गया तो फिर देखेंगे। तो मैंने वो उस वक्त भी जो सवालात उठाए, मैंने आगाज इससे किया कि वर्कर्स, मीडिया वर्कर्स की फलाह वबहबूद की आड़ में सेंसरशिप को मजबूत करने वाला ये कानून है। ये मेरा पहला जुमला था और मैं अब भी इसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूं कि इन्होंने, इसमें शक नहीं है कि मीडिया वर्कर इस वक्त सब पिसा हुआ तबका है, हमारा दिल रोता है। मैंने कई दफा उनके दुख और दर्द को जबान दी है और मुझे यकीन करें कि जिस कसमपुरसी के हालत में, जिस तकलीफ में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सख्त जिंदगी, खतरात से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आपसे बेहतर कौन जानता है। तो वो उनके साथ हमें हमदर्दी है और हमें नहीं, अक्रॉस द बोर्ड सबको हमदर्दी है, खाओ पार्लियामेंटेरियन है, खाओ जर्नलिस्ट कम्युनिटी है। तो वो, लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें बाकी चीजें थी बड़ी खौफनाक थी। मसलन इसमें आप देखें, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कोई नहीं था, इसमें पिमरा के चेयरमैन की नामजदगी पार्लियामेंट के जरिए से नहीं थी, जवाबदेही पार्लियामेंट को नहीं थी, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की जो तारीफ थी, इसमें सीवियर वायलेशन की जो तफसील रखी गई थी, इसमें काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की जो तश्कील और इख्तियारात का इशू था, इसमें आर्टिकल 19 का जिस तरह हवाला दिया गया था, इसमें बाकी जो 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 चीजें थी वो सारी की सारी ऐसी थी जिससे सेंसरशिप मजबूत होता था। इसलिए हमने पहले भी तरामीम मैंने दी और जो अच्छी चीजें थी उनको मैंने अप्रिशिएट किया। आज भी मैंने वजीर साहिबा की तारीफ की कि उन्होंने मीडिया वर्कर के जो दर्द है, दुख है, उनको पेश नजर रखकर उसको अकोमोडेट किया है। लेकिन उस दिन भी हमने, और उन्होंने खुद ये मुतालबा किया था कि भाई मीडिया के जो लोग हैं वो भी तरामीम ले आए। हमारा ख्याल था कि हमारी तरामीम पहले से मौजूद हैं, मीडिया जो पर्सनालिटीज हैं उनकी तरामीम आज आ जाएंगी और आज इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे बिल पर हम पहुंच जाएंगे जिसे आज सेनेट पास कर लेगा, कल कौमी असेंबली पास कर लेगा, कानून बन जाएगा और एक बहुत ही तवील वक्त से जो मसला पेश नजर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई कि वहां पे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई और वर्कर के जो एहसासी महरूमी है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है। मुझे इससे बहुत दुख हुआ। मैंने खुद उनको बड़ी मिन्नत की और मैंने बड़ी नरमी के साथ उनसे दरखास्त की, बार बार दरखास्त की कि आप देखिए ये जो इस मुजव्विज़ा बिल है इसकी जो सेक्शन 9 की 20A का इजाफा आपने किया है जिसमें 2 माह के अंदर सैलरी और ड्यूज का, इसको 1 माह कर लें और इस सैलरी के साथ ड्यूज को वो कर लें और इसको जाने दो और बाकी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे। वो एक वहाँ पे आपने गौर किया होगा क्योंकि हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने हम चंद लोगों को, हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक, काशिफ बासी, मुझे, उन्होंने ये जिम्मेदारी लगाई कि आप जाके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दें कि हमारे से जो इनकी 2 साल से गुफ्तगू सुनी चल रही थी, बिल जो आया है उसके अंदर हमारी नुमाइंदा
नुमाइंदगी सही नहीं हुई हुई, तो हमने वो किया, मगर उन्होंने उस पर डाल के कि एज इफ हमने रोका है। आप एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पे वहाँ देख रहे थे सारा और शामिल थे, आपको लगता है कि हमें ये इस तरीके से वो एंकर, हम भाई सारी उम्र रिपोर्टर रहे हुए हैं, मगर हमें इस तरीके से उन्होंने हमारे पे डाली कि इनकी वजह से हम ये बिल विड्रॉ कर रहे हैं। नहीं, देखें ये तो गलत बात है। मेरा ख्याल ये है कि उसकी वर्बटम सारे मौजूद होते हैं। जो कमेटी का इजलास होता है, ये रिकॉर्ड होता है। पहले कमेटी का इजलास था, उसकी रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत इसका वर्बटम निकाल सकता है। आज के इजलास का भी कोई भी वर्बटम निकाल सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। असल में तो इनका मुतालबा था कि आप तजावीज ले आएं, और तजावीज मैं पहले दे चुका हूँ, आप लोग आज ले आएं। तो उसके बाद तो उनका मुतालबे के तहत ये सब कुछ हुआ है। तो हम रुकावट नहीं थे, हम तो रिफाइन करने वाले थे, हम तो इसको दुरुस्त करने वाले थे, ताकि जो इसकी अच्छी चीजें हैं वो बाकी रहें और जिसके खराब खतरनाक चीजें हैं उसकी इस्लाह की जा सके। लेकिन इन लोगों का गेम कुछ और था। मैंने पहले भी कहा कि ये दरअसल वर्कर्स की एहसास महरूमी, उनके दुख और दर्द को एक्सप्लॉइट करके उसकी आड़ में एक बड़ी गहरी सेंसरशिप लगाना चाहते थे, ताकि आइंदा जो चीजें आ रही है उसमें इनको जरूरत है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे कानून की, उसमें इनको जरूरत है। इसी तरह पेमरा की कानून की, उसमें इनको जरूरत है। इस तरह की बाकी कवानीन क्यों जरूरत है? ये तो इतने खौफनाक किस्म के कानून और बिल ला रहे हैं, तो इसके जरिए करना क्या चाहते हैं? देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए मैंने आज भी रिजोल्यूशन जमा की है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 के तहत जो मुतय्यन वक्त है उसके बाद फौरन इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को से इनहिराफ होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन से इनहिराफ का इरादा रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और उसके बाद जब आवाजें उठेंगी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से, मीडिया से, ये नई मर्दमशुमारी के बाद जिस तरीके से उसकी जो भी आईनी हैसियत हो, तो आपको लगता है कि इनकी नीयत है कि इलेक्शन टाइम पर 90 दिन के करवाने की? 90 दिन के ऊपर इलेक्शन तो अब हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने, वजीर कानून जब कहता है कि नहीं कर रहे हैं और 6 माह लगेंगे, तो उसके बाद कोई शक व शुबा तो बाकी नहीं रह गया कि ये लोग कानून से, दस्तूर से इनहिराफ का सोच रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने जिस चीज को जवाब बनाया सीसीआई के इजलास को, वो दरअसल इलीगल है। उसमें आर्टिकल इलेक्शन एक्ट के क्लॉज 230 के तहत निगरान वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैठ नहीं सकता, इतना स्ट्रेटेजिक फैसला दे नहीं सकता। ये इलेक्शन एक्ट 230 उनको ये इजाजत ही नहीं देता। तो ये तो इन्होंने ड्रामा किया दस्तूर से इनहिराफ का। अब इसके खिलाफ जो आवाजें उठेंगी तो उन आवाजों को दबाने के लिए इन्होंने ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस तरह पेमरा के कवानीन, इस तरह बाकी जो ड्रैकोनियन लॉ, क्विकली ये हमारी जो एंकर हैं सरवत बीबी, ये बड़ी इम्प्रेस थी आज बिलावल की स्पीच से। मैं भी थोड़ा सा मुतासिर था, पर लुबे-लुबाब उनका ये था कि ये जो तमाम 1 दर्जन के करीब कवानीन हैं जो कि आपने, जिनके मुतल्लिक हमने भी बताया कि ये किस तरह इनकी पामाली करते हैं इंसानी हकूक़ की, तो वो उनका ये कहना था कि मेरे अब्बा ने और मरियम के अब्बा ने ये हमारे ऊपर ये जो मलबा थोप दिया है, हम 30 साल तक इसको भुगताएंगे। तो 35 साल के वज़ीर ख़ारजा जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं, आपका क्या ख्याल है, इस सारे मलबे से इस तरह आसानी से जान छुड़ा लेंगे? मेरा ख्याल ये है कि ये इस बात का उन्होंने इजहार किया है, जो कि एक हकीकत इन्होंने बयान की है कि ये कौम चंद लोगों के हाथों में गुलाम है और चंद लोग बैठकर अपने जाती खानदानी मफादात के तहत इस कौम के फैसले कर रहे हैं। और पार्लियामेंट अवाम के उमंगों का तर्जुमानी का मरकज नहीं है। पार्लियामेंट आवाम की फलाह बहबूद की कानून साजी का मरकज नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट दरअसल गुलाम है, जिसका मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ। और ये अशराफिया और चंद लोगों के खानदानी और जाती और सियासी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए ये सब मुजरिम है, ये सब मुजरिम है। ये जुर्म का एतराफ है और ये सुल्तानी गवाही है अपने खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ। और मुस्तकबिल तारीख में भी इस जुर्म के ये जवाब देंगे और हाल में भी आवाम को भी इंशाल्लाह इस जुर्म की ये जवाबदेही करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जुर्म का एतराफ है, सुल्तानी गवाही है। ये एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अच्छी और एक बुरी खबर है, वो क्या, वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आमिर साहब। अच्छी बुरी खबरें तो हम जरूर सुनाएंगे। 48 घंटे बाकी रह गए, निगरान वज़ीर आज़म का नाम अभी नहीं आया सामने। कुर्रा किसके नाम पर निकलेगा? कुर्रा तो एक मजाक ही बन के रह गया है, यहाँ तक कि हर दूसरा तीसरा आदमी जो है ना वो इस वक्त क्लेमेंट बना हुआ है। तो हमारी आपके सामने प्रोड्यूसर साहब तफसीला अख्तर वो कह रही थी मुझे भी ऑफर हुई है, मैंने ना कर दी है। तो ये सारे आजकल तो टाई लगा के बैठे, आपको इशारा नहीं कर रहे, टाई लगा के सारे बैठे उसमें शेरवानियां सलवा के। तो वो मजाक इसलिए बन गया है कि गवर्नमेंट का अपना आज नून लीग का देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने 2-3 नाम दिए। उन्होंने कहा जी हफीज़ शेख साहब भी अंडर कंसिडरेशन है और एक रिटायर्ड जज भी हैं। तो उसमें ये अखबार की मैं देख रहा था, उन्होंने डॉन अखबार ने उसके ऊपर स्पेकुलेट किया हुआ है कि जी वो शायद तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का नाम सर्कुलेट कर रहा था, वो थे कुछ रमदे साहब कह रहे हैं और इन्होंने तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का साकिब निसार साहब कह दिया। ये उनके दुश्मनों ने किया। मजाक के घर में सच आपको बता। मगर उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी ये जो 2 नाम है, एक वजीर साहब सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि ये नाम है, उन्होंने कहा जी ना तो हफीज शेख का नाम है और ना ही कोई रिटायर्ड जज है। अच्छा। सो उन्होंने वही कर दिया। सो हर कोई अपनी उड़ा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के नाम उड़ा रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट हैं। अब ऑफ ऑल द पीपल पाकिस्तान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, बड़े आला किस्म के नैब के निज़ाम के अंदर वो बच बचा गए हैं, मगर सवाल तो वो नहीं ख़त्म हुए हैं। फवाद हसन फवाद साहब वो भी अपना नाम चलवाई जा रहे हैं, वो अपने ही दोस्तों से ना अपना नाम चलवा रहे हैं। अब ये दिन भी आना था कि ठीक है, जिस तरह के पंजाब के अंदर पहले निगरान वज़ीर आला लगाए गए हैं तो उसके बाद कोई भी नाम कहे ना तो मानने को तैयार है। बड़े बड़े काफ़ी सारे जो जराइम पेशा अफराद, मुंडा नासिर, बड़ी बुरी शोहरत वाले, वो भी कहते फिरते हैं कि अस्सी भी साडा भी ना आ रहा है। तो उसके बाद कोई अब्दुल्ला हुसैन हारून का नाम ले रहा है। ये डॉन अखबार में छपा है और ये शायद इनका ताल्लुक इस अखबार से भी है। फॉर्मर फिर जो पीर पगाड़ो साहब का भी नाम आ रहा है कि सिबगतुल्लाह राशदी साहब भी हैं। फिर अहमद महमूद साहब कहा जा रहा है डॉन उनका के पीपल्स पार्टी के अंदर वो भी हैं। उनकी याद रखें, नहीं उनकी वो जो है याद रहे कि उनका एक उनकी फूफियाँ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी अशराफिया की सियासी फैमिलीज़ हैं। अच्छा। उनमें उनकी शादियाँ हुई थी। अच्छा, महमूद साहब की हमशीरान थी। एक फॉर एग्जांपल अहमद महमूद के कज़न जो हैं, फर्स्ट कज़न जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, पीर पगाड़ा साहब हैं। अच्छा। और फिर उनके जो हैं बहनोई के खावंद जो है तरीन साहब हैं। सो वो उनका ख़ानदान के रिश्तेदारों का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और वो नून लीग में भी रहे हुए हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, उनके रिश्तेदार XPTI भी हैं। फिर सारी बैच क्योंकि सराइकी बेल्ट में है, सो वो नाम भी काफ़ी उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो पूरा मेरे पास वो फाल तोता मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो कि फाल निकाल दे। सो ये मेरा ख्याल है आखिरी वक्त तक संजीदा बात यह है कि इस तरह की लॉबिंग आखिरी वक्त तक होती रही है, अभी तक कोई मफाहमत नहीं है। ये जो आज की सुर्खियाँ चल रही है उसकी सबसे मज़ेदार चीज़ है कि 2 दिन बाद फिर राजा रियाज से बात करेंगे। जब बात रियाज के ऊपर आ गई है तो फिर जो है ना मान लेना चाहिए, जो भी करना चाहिए लगेगी एसएचओ से पूछ लेना चाहिए कि किसको लगाएंगे। आखिरी 2 मिनट जी हाँ, मैं क्विकली जो है ना एक सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि अभी एक जो बिल ला रहे हैं कि जिसके अंदर ये दरीना हमारे बाबुओं की कोशिश थी कि HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन है उसको एजुकेशन के कंट्रोल में कर ले। अभी यहाँ एक 54 बिलों के दौरान जो है ना इन्होंने वो भी बीच में डाल दिया। वो बड़ी शुक्र है कि फॉर द पीपल एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि ये पहले आप 25 जो है यूनिवर्सिटियाँ मेरे बगैर पास कर रहे थे, अब ये कहाँ से लेके आ गए हैं। तो वो अभी फ़िलहाल उसको कमेटी को भेजा है। खुदा के लिए ये बावलपुर का सबक सीख लें कि जिस तरह की आप यूनिवर्सिटियां एकदम से पास करते हैं तो फिर ये अंजाम होता है कि धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगाएं, इससे पाकिस्तान की एजुकेशन का मुस्तकबिल हुआ है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि ये नहीं होगा। मैं क्विकली अच्छी खबर देता जाऊं कि बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की स्ट्रीट चिल्ड्रन
आपने देखा है जो पॉलिटिकल चिल्ड्रन हैं, बिलावल साहब 35 साल की उम्र में वो कह रहे हैं अब्बा ने हमारे लिए सारा छोड़ दिया। तो ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है फुटबॉल के हमारे, इन्होंने हमें हमारा सर पहले भी फख्र से बुलंद किया है कि ये वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब ये फुटबॉल के जो नॉर्वे कप है, एक बहुत प्रेस्टिजियस कप होता है, उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल जीत चुके थे तकरीबन, मगर आखिर में फिर जो है इनको पेनल्टी किक्स के ऊपर ये बेचारे हार गए। तो इस तरह की जो है रिसेंटली जो है स्कॉश की हमें बड़ी अच्छी खबर मिली कि हमजा साहब जो हैं, हमजा खान जूनियर स्कॉश चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने और उनकी ख्वाहिश है कि वो जो है सीनियर उसके अंदर भी वर्ल्ड चैंपियन स्कॉश के भी बने, ताकि जानशेर खान और जहांगीर खान की ट्रेडिशन जो है वो कायम रहे। तो ये एक अच्छी खबर है। बुरी खबर कोई और बतानी हो तो बता दें। नहीं, बुरी खबर नहीं, मैं सिर्फ इल्तिजा करके जा रहा हूँ कि खुदा के लिए HEC का बिल, जिस तरह हमने पैमरा के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की है और उसको मिसकंस्ट्रू करके उन्होंने वर्कर के वो थोड़ा मार दिया है, तो खुदा के लिए आई एम श्योर बाकी सेनेटर्स और बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी जो बाज़मीर हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये बहुत बड़ी जाते जाते ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।